हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। स्वागत है आप सभी का आरोग्यम बैच में। तो आज हम क्या मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग जिसका लेक्चर नंबर 23 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले 22 लेक्चर्स ऑलरेडी हो गए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे ऐप पे रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, अब एबनॉर्मल प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गया है। नॉर्मल पोर्शन हमने सब कर लिया है। लेबर पढ़ा था, परपीरियम पीरियड पढ़ा था, लैक्टेशन के बारे में पढ़ा था, वो सारी चीजें हमने कवर कर लिया है। अभी आप एबनॉर्मल प्रेगनेंसी स्टार्ट होगा और यहाँ पे मेरा मेन टारगेट होगा, क्योंकि मैंने नॉर्मल को बहुत अच्छे से आपको कवर करवाया है। एबनॉर्मल में नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वो पॉइंट मैं यहाँ डिस्कस करूंगी। मेन पॉइंट आपको बताने वाली हूँ, हाईलाइटेड पॉइंट बताने वाली हूँ, क्योंकि एबनॉर्मल प्रेगनेंसी भी बहुत बड़ा है और फिर हमारे लेक्चर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सिर्फ ऑब्स एंड गायनी थोड़ी ना पढ़ना है, और भी तो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पे अभी का टारगेट है, मैं एबनॉर्मल प्रेगनेंसी को सिर्फ 2 लेक्चर में कंप्लीट करने वाली हूँ। आज का लेक्चर रहेगा जिसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास का टारगेट क्या है? मल्टीपल प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हाइड्रेटिफॉर्म मोल, एबॉर्शन एंड एमटीपी। इसमें नॉर्सेट में जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी, और नॉर्सेट में क्या आ सकता है जो हमेशा 10 इयर्स के पेपर को देख के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सारी चीजें मैं इन सारे टॉपिक्स का कवर करने वाली हूं कि आपका जो मल्टीपल प्रेगनेंसी है यहां से कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं और नॉर्सेट में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हाइड्रेटिफॉर्म मोल, एबॉर्शन एंड एमटीपी में भी जो न्यू चेंजेस हुए हैं, न्यू गाइडलाइंस है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला हमारा मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी इज नॉट एबनॉर्मल, इट्स अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाँ, इसे हम क्या बोलते हैं डियर? हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोलते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जो केसेस आते हैं उसे हमें क्या करना होता है? जो भी प्रेगनेंसी हाई रिस्क केसेस में होगा, इसे हमें ज्यादा ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है। मतलब एक नॉर्मल में शायद आपको इतना ज्यादा विजिट की जरूरत नहीं होगी, शायद इतना ज्यादा आपको मतलब उसे बुलाने की या इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं होगी, इतना ज्यादा मतलब कहने का ध्यान देने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो उसे हमें बहुत ही स्क्रीनली ऑब्जर्व करना होता है, विजिट्स भी ज्यादा होता है, इन्वेस्टिगेशन भी कुछ हम वहां ज्यादा कराते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए क्या होते हैं? हाई रिस्क केसेस होते हैं। समझ में आ रहा है? तो वो हाई रिस्क केसेस को हम देखेंगे, कौन कौन सी प्रेगनेंसी में ऐसे केसेस होते हैं जो हाई रिस्क पे होते हैं। जैसे एक वन फीटस इनसाइड द यूट्रस, इट्स नॉर्मल, बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी? मोर देन वन फीटस, मोर देन वन फीटस inside the uterus at a time is called मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई कि मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या होता है। एक से ज्यादा अगर यूट्राइन कैविटी के अंदर एक टाइम पे फीटस होगा उसे हम मल्टीपल प्रेगनेंसी कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं तो 2 फीटस इनसाइड द यूट्रस, उसे हम क्या बोलेंगे? ट्विंस प्रेगनेंसी। एंड ट्विंस प्रेगनेंसी इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। ठीक है, या फिर 3 बच्चे हो गए तो ट्रिपलेट हो जाएगा, 4 बच्चे हो गए तो क्वाड्रप्लेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी को कैटेगराइज करते हैं। मैंने आपको बताया मोस्ट कॉमन टाइप मल्टीपल प्रेगनेंसी का क्या होता है? ट्विंस प्रेगनेंसी इज द मोस्ट कॉमन टाइप, और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आता है। तो मैं इसी को एक्सप्लेन करूंगी, क्या डिफरेंस है वो आपको बताऊंगी। अगर मैं इंसिडेंस की बात करूं तो इंसिडेंस में क्या क्वेश्चंस आता है? हेलेंस रूल के बारे में आपसे पूछा जाता है। हेलेंस रूल क्या है? हेलेंस रूल क्या है, इसके बारे में इंसिडेंस में पूछा जाएगा। 1895 में हेलेंस ने एक रूल दिया था जिसके अकॉर्डिंग है कि अगर ट्विंस प्रेगनेंसी है, अगर ट्विंस प्रेगनेंसी है उसका रेशो कितना रहेगा? 1:80। 80 में एक प्रेगनेंसी जो रहेगा वो क्या होगा? ट्विंस प्रेगनेंसी। इसी तरह से अगर ट्रिपलेट को देखें तो वो हो जाएगा 1:80 का स्क्वायर। अगर हम 80 का स्क्वायर करें जितना आता है उसमें एक प्रेगनेंसी ट्रिपलेट होगा। वैसे ही सेम अगर क्वाड्रप्लेट को करें, क्वाड्रप्लेट, तो ये कितना हो जाएगा? 1:80 का क्यूब। तो इसी तरह से आगे हम चलते जाएंगे। ये क्या है? इंसिडेंस, जो किसने दिया था? हेलेंस ने दिया था, जिसे हेलेंस रूल के नाम से हम जानते हैं, 1895। तो ये हमारा इंसिडेंस है। अगर आपसे कॉजेस पूछा जाता है कि बताओ मल्टीपल प्रेगनेंसी किस वजह से होता है, क्या कारण है मल्टीपल प्रेगनेंसी का, तो आपको कॉज भी पता होना चाहिए। इतना ज्यादा एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। कारण क्या हो सकता है? अगर प्रीवियस हिस्ट्री हो किसी की, प्रीवियस हिस्ट्री हो या फिर फैमिली हिस्ट्री हो, फैमिली हिस्ट्री हो तो ये कारण हो सकता है। या फिर हम बोलते हैं निग्रोज में ज्यादा होने का चांस होता है।
ठीक है, निग्रोज में, हॉट क्लाइमेट में, या फिर कोई फीमेल अगर क्या ले रही है, ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स ले रही है, ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। लाइक पीसीओडी है, उसे पहले ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं होता था, तो वो ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स ले रही है, तो ये ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स लेने की वजह से भी मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकता है। हो सकता है दोनों ओवरी से ओव्यूलेशन हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए और फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी हो जाए। तो ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग जैसे कि क्लोम्बिफेन सिट्रेट है, वो लेने से फीमेल को एक चांस रहता है। दूसरा और हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आजकल लोग यूज करते हैं, आईवीएफ बेबी करवाते हैं, तो वहां पे भी चांस होता है, वहां पे भी क्या चांस होता है, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से अगर बेबी को करते हैं, वहां पे भी मल्टीपल प्रेगनेंसी होने का चांस होता है। बट यहां से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था मैंने डिस्कस किया है। यहां मल्टीपल प्रेगनेंसी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो डिफरेंस बिटवीन मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस, क्योंकि हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, ट्विंस प्रेगनेंसी को। मैंने अभी बताया था मल्टीपल प्रेगनेंसी का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है, ट्विंस प्रेगनेंसी। और ट्विंस प्रेगनेंसी दो टाइप का होता है, ये ट्विंस प्रेगनेंसी दो टाइप का होता है, एक मोनोजाइगोटिक ट्विंस होता है, दूसरा डाइजाइगोटिक ट्विंस होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहीं पे मैं इसके पॉइंट्स बताऊंगी, इंपॉर्टेंट है, आप लिखते जाना। यहीं से क्वेश्चंस पूछा जाता है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होता है, मोनोजाइगोट, आपको पता चल रहा है एक ओवम है, एक स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन होगा, एक जाइगोट बनेगा। क्या बना ये, सिंगल जाइगोट, सिंगल जाइगोट। और इस जाइगोट का डिवीजन होगा और उससे फीटस 1 और फीटस 2, दो फीटस बनेंगे। बोल तो हम मोनोजाइगोटिक, ट्विंस तो बोल रहे हैं, लेकिन मोनोजाइगोटिक, सिर्फ एक जाइगोट से जब दो फीटस बनते हैं उसे मोनोजाइगोटिक बोला जाता है। एक स्पर्म का एक ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा और उससे एक फीटस बनेगा। ठीक है, वैसे ही सेम दूसरा ओवम होगा, दूसरे स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन होगा, दूसरा जाइगोट बनेगा और उससे फीटस दूसरा बनेगा। तो फीटस 1 और फीटस 2, यहां पे भी दो फीटस हुए, लेकिन दो ओवम का अलग अलग स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ, अलग अलग जाइगोट बना और उससे अलग अलग फीटस बना। तो ये, इसे हम क्या बोलते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं। अब आप इसको क्या बोल सकते हो, ये क्या है, यूनिओव्यूलर है, क्योंकि यहाँ पे एक ही ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ है। यहां पे आप इसे क्या बोल सकते हो, बाई ओव्यूलर है, कि यहाँ पे दो ओवम का दो स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ, दो जाइगोट बने, दो फीटस बने हैं। ठीक है, अब आप इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल सकते हैं, यूनिओव्यूलर, बाई ओव्यूलर। ठीक है, कौन सा यहाँ पे जो है मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक में मोस्ट कॉमन कौन सा होगा, तो याद रखना इस 20% केसेस में क्या होता है, मोनोजाइगोटिक होता है। बट अगर आपको ट्विंस का मोस्ट कॉमन टाइप पूछा जाता है तो 80% केसेस में, 80% केसेस में क्या होता है डियर, मोस्ट कॉमन, हम इसे क्या बोलेंगे, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्विंस प्रेगनेंसी इज डाइजाइगोटिक ट्विंस, क्योंकि ये ज्यादातर केसेस में देखा जाता है। बच्चे देखने में एक जैसे होंगे, जैसे कि एग्जांपल आपने चिंकी मिंकी देखा होगा, बिल्कुल देखने में एक जैसे। तो देखने में जो एक जैसे होते हैं वो कौन से होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। ठीक है, बिल्कुल कैसे होंगे, सेक्स ऑलवेज सेम होगा और देखने में बिल्कुल एक जैसे होंगे। और फ्रेटर्नल ट्विंस कौन से होंगे, ये होंगे फ्रेटर्नल ट्विंस। ये कैसे होंगे, आइडेंटिकल ट्विंस होंगे, आइडेंटिकल ट्विंस होंगे। और ये कैसे होंगे डियर, ये होंगे फ्रेटर्नल ट्विंस, जो बिल्कुल भाई बहन होते हैं ना, बिल्कुल अलग अलग ही होंगे, देखने में एक जैसे भी नहीं होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं, सेक्स ऑलवेज सेम। यहां पे सेक्स क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा, सेक्स ऑलवेज सेम। यहां पे क्या होगा डियर, सेक्स में बी सेम, सेक्स में बी सेम और डिफरेंट। ऐसा नहीं है कि हमेशा डिफरेंट ही होता है, डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेक्स हमेशा सेम होगा। ये आइडेंटिकल ट्विंस होंगे, देखने में बिल्कुल एक जैसे होंगे, लेकिन ये फ्रेटर्नल ट्विंस होंगे, देखने में एक जैसे नहीं होंगे। यहाँ पे पूछा जाए जैसे कि एक फीटस है, दो फीटस बना एक ही जाइगोट से, समझ में आ रहा है, तो कितने प्लेसेंटा होंगे, कितने अम्बिलिकल कॉर्ड होंगे, समझ में, कितने एमनियन होंगे, कितने कॉरियन होंगे। ठीक है, तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में कितने एमनियन होंगे, कितने कॉरियन होंगे, ये डिपेंड करता है ऑन द फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन कितने दिन पे हुआ है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आता, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। मोस्ट कॉमन जो होता है, मोस्ट कॉमन जो है विद इन 72 आवर्स होगा,
या फिर 72 आवर्स के बाद 4 से 8 दिन में जो डिवीजन होता है, मोस्ट कॉमनली 4 से 8 दिन में ही डिवीजन होता है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, जब 4 से 8 दिन में डिवीजन होता है तो इस तरह से फीटस 1 और फीटस 2 होते हैं, जिसमें आप देख सकते हो ये एमनियन है, ये कॉरियन है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डाई एमनियोटिक मोनोकॉरियोनिक। मोनोकॉरियोनिक समझ में आ गया मैंने क्यों बोला डाई एमनियोटिक मोनोकॉरियोनिक? क्योंकि इसमें एमनियन तो दो है, दोनों का अपना अपना एमनियन है, लेकिन कॉरियन एक ही है, इसलिए इसको डाई एमनियोटिक मोनोकॉरियोनिक बोला जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे बनेंगे, दोनों का अपना अपना एमनियन होगा, दोनों का अपना अपना कॉरियन होगा, बिल्कुल डिफरेंट बने हैं। तो यहाँ पे हमेशा हम क्या बोल सकते हैं, डाई एमनियोटिक, यहां होंगे डाई एमनियोटिक एंड डाई कॉरियोनिक, डाई एमनियोटिक डाई कॉरियोनिक, ठीक है, डाई एमनियोटिक डाई कॉरियोनिक, DADC, डाई एमनियोटिक डाई कॉरियोनिक। बट यहां पे अगर आपसे पूछा जाए तो आपने मोस्ट कॉमनली क्या बोला है, डाई एमनियोटिक मोनोकॉरियोनिक। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है DAMC, ये आपको समझना है कैसे होता है। मैंने अरेंजमेंट आपको बता दिया है, यहाँ पे सेक्स सेम होंगे, ये आइडेंटिकल ट्विंस होगा, यहाँ पे क्रॉस मैचिंग की नीड नहीं होगी। मान लो एक से दूसरे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, नो नीड ऑफ BGCM। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ BGCM? ब्लड ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग की जरूरत यहाँ नहीं होती है। बट अगर यहाँ पे हम बात करें तो रिक्वायर्ड, जैसे एक भाई से दूसरे बहन को चढ़ाए तो जरूरत तो पड़ेगी ना, ऐसा तो है नहीं दोनों चलो भाई बहन है एक काम करते हैं, BGCM की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रिक्वायर्ड BGCM, ऐसा नहीं होता है एक्चुअल, ठीक है। वहां पे BGCM रिक्वायर्ड होता है, ब्लड ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग करना पड़ता है, उसके बाद ही ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर पहले से कंफर्म है कि मोनोजाइगोटिक है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एक का ब्लड दूसरे को आराम से चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, कुछ डिफरेंस था जो कि मैंने आपको बताया है। तो आप बोलोगे सब कुछ तो सेम है, फिर डिफरेंशिएट करें कैसे? आइडेंटिटी कार्ड बनेगा तो कोई भी लेके कहीं पे भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। एक तो क्या हो गया, दो एक जैसे हैं, एक बहुत अच्छा है और एक एकदम क्या बन गया, एक तो पुलिस बन गया, एक चोर बन गया। समझ में आ रहा है? तो कैसे पता चलेगा? तो वहां पे क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है, उनका फिंगरप्रिंट्स। यहां पे याद रखना, डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स, डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स, यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, प्लेसेंटा आपको पता है, यहाँ पे क्या होगा, प्लेसेंटा एक होगा, दो अम्लाइकल कॉर्ड होगा, यहीं पे बना दे, ठीक है। इन दोनों का अम्लाइकल कॉर्ड होगा, बट यहाँ पे सब कुछ सेपरेट होगा। इस तरह से प्लेसेंटा इसका है, अम्लाइकल कॉर्ड है, इसका प्लेसेंटा है, अम्लाइकल कॉर्ड है, तो दो प्लेसेंटा, दो अम्लाइकल कॉर्ड, दो एमनियन, दो कॉरियन, किसमें होगा, डाइजाइगोटिक ट्विंस में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक प्लेसेंटा होगा, दो एम्लाइकल कॉर्ड होगा, दो एमनियन होगा, एक कॉरियन होगा। इस पॉइंट को भी लिख लेना, और बहुत सिंपल है, अगर आप इसको समझ लेते हो तो ये खुद से लिख सकते हो। और ये इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्सेट में नहीं पूछे जाते। नॉर्सेट का जो मेन डिफरेंस वाला पार्ट है वो मैंने आपको समझाया, जिसमें आपको ये डिफरेंस समझना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक, कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस डिपेंड अपॉन द डिवीजन ऑफ जाइगोट। मैंने बताया था कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है ये डिपेंड करता है, इसका जो टाइप्स ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ये डिपेंड करता है अपॉन द डिवीजन ऑफ जाइगोट, कि जाइगोट का डिवीजन कब हुआ है। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो देखना, अगर 72 आवर्स के अंदर अंदर डिवीजन होता है इस मोनोजाइगोटिक ट्विंस में, आपने तो यही पढ़ा था ना, मोनोजाइगोटिक में क्या होगा, एक ओवा होगा, उसका एक स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन होके एक जाइगोट बनेगा, और जाइगोट का फिर डिवीजन होता है, जिससे फीटस 1 और फीटस 2 बनते हैं। तो इसका जो डिवीजन का टाइम होता है, कब जाइगोट डिवाइड होता है, वो पॉइंट मैंने लिखा है। अगर 72 घंटे में डिवाइड होगा तो उससे क्या बनेंगे, दो फीटस बनेंगे। इफ डिवीजन अकर विद इन 72 आवर्स, देन इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है, जिसमें ये फीटस 1 है, ये फीटस 2 है। समझ में आ रहा है? और अगर इसका डिवीजन 4 से 8 डेज में होता है, डिवीजन अकर बिटवीन 4 to 8 डेज, अगर डिवीजन 8 से लेकर 14 डेज में होता है तो क्या होगा, इफ डिवीजन अकर आफ्टर 14 डेज, देन क्या होगा, किस तरह की कंडीशन रहेगी, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो यही समझना है। यहां पे क्या होता है, मैंने बताया मोस्ट कॉमनली यही होगा, एक फीटस ये बन जाएगा। एमनियन अब दोनों का पहले सेपरेट था, बट अब एक ही है। यहां पे क्या होगा, फीटस 1 और फीटस 2, एक ही एमनियन है, एक ही कॉरियन है। यहाँ पे भी एक ही एमनियन है, एक ही कॉरियन है, लेकिन फीटस का कहीं ना कहीं जो फीटस 1 वाला फीटस है
ये फीटस टू कहीं ना कहीं आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। समझ में आया मैंने क्या बनाया? ध्यान से समझना, ये बच्चे एक दूसरे में कहीं ना कहीं से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि फीटस जब 14 दिन के बाद डिवीजन होगा तो बच्चे का कुछ पार्ट बन जाता है, जो कि मैंने एम्ब्रियोलॉजी में आपको बताया था। और अगर बन गया है उसके बाद डिवाइड हो रहा है तो दोनों में वो पार्ट सेम रह जाएगा। मान लो हेड डेवलप हो गया था, अब उन दोनों का डिवीजन हुआ तो दोनों का हेड सेम हो जाएगा, या फिर उसका हैंड बन गया था तो एक हैंड दोनों का सेम रहेगा, दोनों के एक एक हाथ अलग से होंगे। तो ये होते हैं कंजॉइंट ट्विंस। इफ डिवीजन अकर आफ्टर 14 days देन दिस टाइप ऑफ ट्विंस इज कॉल्ड एज कंजॉइंट ट्विंस। कंजॉइंट ट्विंस, ये बच्चे कहीं ना कहीं से आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सैमेज ट्विंस बोलते हैं, सैमेज ट्विंस बोलते हैं, या फिर हम इसे अटैच ट्विंस बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं से ये अटैच्ड होते हैं, ठीक है। अगर इनका डिवीजन यहाँ पे होता है तो जिसमें डाई एमनियोटिक आप देख सकते हो, यहाँ पे एमनियन भी 2 है और कॉरियन भी 2 है, जैसे डाई एमनियोटिक डाई कॉरियोनिक मैं लिख सकती हूँ, लेकिन ये बहुत कम होता है। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, आप यहाँ पे मेंशन कर लेना, मोस्ट कॉमन वाला। मोनोजाइगोटिक में मोस्ट कॉमनली डिवीजन अकर बिटवीन 4 to 8 days, जिसमें 2 एमनियन और 1 कॉरियन होता है, जिसे डाई एमनियोटिक मोनोकॉरियोनिक बोलते हैं। ये मैंने अभी आपको इससे पहले वाली स्लाइड में बताया था। इफ डिवीजन अकर बिटवीन 8 to 14 days, जिसमें आपने देखा एक ही एमनियन और एक ही कॉरियन होता है, लेकिन बच्चे कहीं भी जुड़े हुए नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक बच्चा क्या हो जाता है, डोनर हो जाता है, एक रेसिपिएंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा मोनो एमनियोटिक मोनोकॉरियोनिक है, यहाँ पे भी मोनो एमनियोटिक मोनोकॉरियोनिक होता है। बट व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन, अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन इन दिस टाइप ऑफ केसेस, कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगा, तो आप बोल सकते हो कॉम्प्लिकेशन में यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशन रहेगा वो सैमेज ट्विंस अटैच ट्विंस बच्चे कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, और जिसका प्रोग्नोसिस बहुत वर्स्ट होता है, वर्स्ट प्रोग्नोसिस। और जो ये 8 to 14 days में होता है, यहाँ पे क्या होगा, ट्विंस टू ट्विंस ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगा, ट्विंस टू ट्विंस ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखना है, अगर कॉम्प्लिकेशन पूछा जाता है तो आप यहाँ पे बता सकते हो इसका गुड प्रोग्नोसिस होता है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 4 to 8 days में अगर होता है 8 to, यहाँ पे कॉर्ड एंटेंगलमेंट का चांस बहुत ज्यादा होता है कि एक का कॉर्ड दूसरे में हो जाए। ट्विंस टू ट्विंस ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम यहाँ होगा क्योंकि मेम्ब्रेन एक ही है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, ट्विंस टू ट्विंस ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, बट यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्या रहता है, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे देखो मेम्ब्रेन एक ही है तो एक बच्चा क्या होगा, डोनर हो जाएगा, एक रेसिपिएंट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होता है, कॉर्ड एंटेंगलमेंट का चांस होता है। यहाँ पे क्या चांस होगा, कॉर्ड एंटेंगलमेंट, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, ट्विंस टू ट्विंस ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, ठीक है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो पूछा जाता है, इसका गुड प्रोग्नोसिस है, इसका वर्स्ट प्रोग्नोसिस है, ऐसे बच्चे ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे आपने देखा एमनियन कितना होगा, कॉरियन कितना होगा, डिवीजन कितने टाइप में होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होता है, ये चीज आपको यहाँ से समझना है। नेक्स्ट है कंजॉइंट ट्विंस और सैमेज ट्विंस। टाइप ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस डिपेंड, ये तो हटा दो, इसको थोड़ा सा मैं इसको हटा दो, ठीक है। ये पहले वाला ही यहाँ पे लिखा गया है, इसकी जरूरत यहाँ नहीं है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं और हम अपना लिखते हैं यहाँ पे दूसरा, कंजॉइंट ट्विंस और सैमेज ट्विंस। आपने देखा बच्चे कहीं ना कहीं से जुड़े हुए होते हैं, तो इसका एक ट्रिक के साथ आप लिख सकते हो, ट्रिक के साथ कितने टाइप्स होते हैं, कंजॉइंट ट्विंस के कितने टाइप्स होते हैं वो आपको देखना है। तो हम ट्रिक देखेंगे, TOPIC। टी से होगा थोरैकोपैगस, थोरैकोपैगस। ओ से होगा ओम्फैलोपैगस, ओम्फैलोपैगस। पी से होगा पायोपैगस, पायोपैगस। आई से होगा इस्चियोपैगस, इस्चियोपैगस। डायग्राम वाली क्लास जब मैं लूंगी तो वहां पे आपको डायग्राम्स दिखाऊंगी, इस क्लास में इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि सारे डायग्राम्स दिखाऊं और मैं बता दूं कि यहां से
जो नॉर्सेट प्री का एग्जाम हुआ था, प्री था, हाँ नॉर्सेट, एम्स ने जो क्वेश्चन दिया था यहाँ से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ था, जिसमें टाइप ऑफ कंजॉइंट ट्विंस को दिया था, बच्चे जुड़े हुए हैं, आइडेंटिफाई करो कौन से टाइप का ट्विंस है। तो ये नॉर्सेट 5 प्री का क्वेश्चन है, यहाँ से नॉर्सेट 5 प्री का क्वेश्चन यहां से पूछा हुआ है, आप देख सकते हो। सी से क्या हो गया, क्रैनियोपैगस। तो मैंने बताया था कहां से क्वेश्चन आया हुआ है, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है जहां से पूछा जाता है वो सारे टॉपिक्स को मैं यहाँ पे लिखूंगी। आज से लिख लेना, एक रेचिपैगस भी होता है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेचिपैगस? रेचिपैगस का मतलब होता है बच्चे अगर हेड से लेकर पूरा कॉर्डल रीजन तक पूरे जुड़े हुए हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेचिपैगस बोलते हैं। तो ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। थोरैकोपैगस का मतलब क्या होता है, बच्चे थॉरेक्स रीजन से जुड़े हुए होते हैं। ओम्फैलोपैगस का मतलब क्या होता है, आगे एब्डोमेन वाला एरिया अगर जुड़ा हुआ होगा ओम्फैलोपैगस होगा। पायोपैगस का मतलब क्या होता है, बटक वाला रीजन जुड़ा होगा। इश्चियोपैगस का मतलब क्या होता है, इश्चियम पेल्विक बोन जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इश्चियोपैगस बोलते हैं। क्रैनियोपैगस का मतलब क्या होता है, हेड रीजन अगर अटैच्ड होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रैनियोपैगस। तो रेचिपैगस का मतलब मैंने बोला हेड टू बटक्स पूरा ही जुड़ा हुआ है, हेड टू बटक्स पूरा होल जुड़ा हुआ है तो उसे हम रेचिपैगस बोलते हैं। तो आपको कंजॉइंट ट्विंस में यही याद रखना है कहां कहां से बच्चे जुड़े हुए होते हैं। तो मैंने बता दिया, ओम्फैलो मतलब क्या होगा, आगे वाला पार्ट, एब्डोमेन एरिया, ठीक है। एब्डोमेन का एरिया अगर जुड़ा हुआ होगा तो ओम्फैलोपैगस होगा। पायोपैगस का मतलब क्या होगा, बटक्स वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझना है। ये है टाइप्स ऑफ कंजॉइंट ट्विंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, कि देखो यहाँ पे जो कंजॉइंट ट्विंस वाला है, ट्विंस में ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है मैंने आपको बता दिया, ट्विंस में मोनोजाइगोटिक ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस, क्योंकि ये कोई एब्नॉर्मैलिटी नहीं है, इट्स अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। और ट्विंस प्रेगनेंसी में क्लिनिकल फीचर्स पूछा जाएगा तो जो मैंने पॉलीहाइड्रोमनियोस का बताया था सब कुछ सेम ऐसा ही होता है। फंडल हाइट इंक्रीज हो जाता है। अगर मान लो आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स, हमें बताओ क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा, तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है डियर, क्लिनिकल फीचर्स आपको याद रखना है, यहां पे होगा कि फंडल हाइट इंक्रीज हो जाएगा, फंडल हाइट इंक्रीजेस मोर देन जेस्टेशनल एज। और क्लिनिकल फीचर्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी सब आप वही सेम लिखोगे, यहाँ पे फंडल हाइट इंक्रीज हो जाएगा, एब्डोमिनल गर्थ इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें। प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीजेस मोर देन द ब्लड वॉल्यूम, प्लाज्मा वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज होगा बट ब्लड वॉल्यूम रिमेन सेम, मतलब आरबीसी रिमेन सेम जितना एक सिंगलटन प्रेगनेंसी में होता है, बट प्लाज्मा वॉल्यूम जो है नॉर्मल प्रेगनेंसी के कंपैरिजन में ट्विंस में बढ़ जाता है। दैट्स व्हाई मोर चांस ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया, यहाँ पे फीमेल को फिजियोलॉजिकल एनीमिया का ज्यादा चांस रहता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है अल्ट्रासाउंड से, जिसे आप हाईलाइट कर लेना। और मैंने ये अल्ट्रासाउंड इन प्रेगनेंसी के अंदर पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे एक साइन मिलता है जिसे हम बोलते हैं ट्विन पीक साइन। क्या बोलते हैं डियर, ट्विन पीक साइन, या फिर इसी को क्या बोला जाता है, लैम्डा साइन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लैम्डा साइन और ट्विन पीक साइन कहां पे देखने को मिलेगा, तो अगर कोई फीमेल मल्टीपल ट्विंस प्रेगनेंसी के केस में है तो उसमें ट्विन पीक साइन देखने को मिलता है, या फिर वहां पे हमें 2 जेस्टेशनल सेक, अगर हम अल्ट्रासाउंड करें सबसे पहले हमें 2 जेस्टेशनल सेक देखने को मिलेगा, और साइन की अगर हम बात करें तो लैम्डा साइन देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड के अंदर क्लिनिकल फीचर्स होता है, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी सारा क्लिनिकल फीचर सेम है जैसा पॉलीहाइड्रोमनियोस में मैंने पूछा है, बताया था। यहां पे एक चीज याद रखना कि प्लाज्मा वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज होता है इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल प्रेगनेंसी, ठीक है। और मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें तो कोई एब्नॉर्मैलिटी तो है नहीं कि हम मैनेज करेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेज क्या करना पड़ेगा हमें, यस तो यहां पे आपको मोड ऑफ डिलीवरी रखना होगा याद, मोड ऑफ डिलीवरी। मोड ऑफ डिलीवरी में एक चीज आप याद कर सकते हो, अगर अरेंजमेंट ऑफ ट्विंस पे मोड ऑफ डिलीवरी सेलेक्ट करता है, ठीक है, तो ये अगर अरेंजमेंट ऑफ ट्विंस है इसमें मैं मोड ऑफ डिलीवरी बता देती हूँ। फर्स्ट बेबी भी सिफेलिक है, फर्स्ट बेबी और सेकंड दोनों, ये फर्स्ट बेबी है ये सेकंड बेबी है, दोनों ही बेबी सिफेलिक प्रेजेंटेशन में है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। बट फर्स्ट बेबी सिफेलिक है, सेकंड ब्रीच है, तो क्या करेंगे, अगर फर्स्ट बेबी यहाँ पे ब्रीच है, ठीक है, और सेकंड बेबी क्या है, सिफेलिक में है, तो क्या करना है, यहाँ पे दोनों बेबी जो है ब्रीच प्रेजेंटेशन में है,
दोनों बेबी ब्रीच प्रेजेंटेशन में, तो हमें कुछ नहीं, सिजेरियन। मोड ऑफ डिलीवरी क्या रहेगा? सिजेरियन सेक्शन। यहाँ पे भी मोड ऑफ डिलीवरी क्या रहेगा? सिजेरियन सेक्शन रहेगा। यहाँ पे हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी ट्राई कर सकते हैं, जिसमें एक बच्चा, पहला बच्चा सिफेलिक में है, सेकंड ब्रीच में है, तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं। ये 50% केसेस में होगा, ये आपका 30% केसेस में, ये 10% और 10% केसेस में आता है। ठीक है, तो ये इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन मोड ऑफ डिलीवरी जरूर पूछा जाएगा। तो मोड ऑफ डिलीवरी से याद रखना, मोड ऑफ डिलीवरी डिपेंड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ ट्विंस। तो ये क्या है? अरेंजमेंट ऑफ ट्विंस है। ये जो अभी मैंने बताया है वो क्या है? अरेंजमेंट ऑफ ट्विंस। तो मोड ऑफ डिलीवरी किस पे डिपेंड करता है? अरेंजमेंट ऑफ ट्विंस पे डिपेंड करता है। इसी के अकॉर्डिंग देख लो। और जब फर्स्ट बेबी को डिलीवर करेंगे तो याद रखना, यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन में पूछा हुआ है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्विंस डिलीवरी होता है प्री टर्म बेबी। प्री टर्म बेबी इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। आरके एमएससी नर्सिंग का है 50% तक कॉम्प्लिकेशन ट्विंस प्रेगनेंसी का क्या होता है? प्री टर्म बेबी। इसके अलावा क्या हो सकता है? और बताओ, और क्या हो सकता है? पीपीएच हो सकता है, यस। पोस्टपार्टम हैमरेज हो सकता है, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, PROM हो सकता है, ठीक है, PIH हो सकता है, पॉलीहाइड्रमनियोज हो सकता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो प्री टर्म बेबी इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्विंस डिलीवरी। बाकी मैंने पूरा बताया है कॉम्प्लिकेशन। आपको पता है कि अगर बच्चा एक से ज्यादा यूट्राइन कैविटी के अंदर आएगा तो क्या हो सकता है? अब्रप्शो प्लेसेंटा भी हो सकता है, यस। अगर APH की बात करें तो यस, यहाँ पे APH एंटीपार्टम हैमरेज भी हो सकता है, जिसके अंदर प्लेसेंटा प्रीविया और हम एब्रप्शियो प्लेसेंटा पढ़ते हैं। वैसे मोस्ट कॉमनली प्रीटर्म बच्चे होते हैं, इसीलिए जब बच्चा डिलीवर होता है तो अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ ज्यादा रखा जाता है। और जब फर्स्ट बेबी को हम डिलीवर करेंगे तो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में आप पढ़ते हो डिले कॉर्ड कटिंग करते हैं, बट ट्विंस डिलीवरी में हम अर्ली कॉर्ड कटिंग करते हैं, क्योंकि हमें सेकेंड बेबी को भी डिलीवर करना होता है, नहीं तो ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, सेकेंड बेबी फिटल डिस्ट्रेस में चला जाएगा और हमें डिलीवरी करने में प्रॉब्लम होगी। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैनेजमेंट में, नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें याद रखना होता है। ठीक है, तो ये था अबाउट द ट्विंस प्रेगनेंसी। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आज की क्लास में हमारा टारगेट बहुत ज्यादा है, तो हमें मेन चीजों को देखना है। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है? अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, व्हाट इज एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, तो याद रखना एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के अंदर जो इम्प्लांटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, इफ द इम्प्लांटेशन अकर आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी, इफ implantation occur outside the uterine cavity, then it's called as ectopic pregnancy। आपको पता चल गया हम ectopic pregnancy को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। हमने बोला ये इम्प्लांटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इफ इम्प्लांटेशन अकर आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी, अगर यूट्राइन कैविटी में इम्प्लांटेशन ना होकर बाहर कहीं भी होता है तो उसी को नाम हम देते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। और एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के साइट की बात करें कि कौन कौन से एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के साइट होते हैं, जल्दी से जल्दी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का टाइप बता दो या साइट बता दो, कौन सा होगा? तो मोस्ट कॉमन होता है ट्यूबल एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। ट्यूबल एक्टॉपिक प्रेगनेंसी अगर आपसे पूछा जाए तो यस, ये जो ट्यूबल एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होता है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होता है। नेक्स्ट हम बात करें और कहां पे हो सकता है, इसके अलावा एब्डोमिनल कैविटी में होगा तो एब्डोमिनल एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हम बोलेंगे। इसके अलावा अगर सर्वाइकल होगा तो सर्वाइकल एक्टॉपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे, अगर ओवेरियन होगा तो ओवेरियन एक्टॉपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। तो ये सब बहुत कम होता है, ठीक है, इन सब की परसेंटेज बहुत कम है। सर्वाइकल की, एब्डोमिनल की बात करें, बट जो मोस्ट कॉमन होता है वो ट्यूबल एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होता है। और इसके भी टाइप होते हैं, ट्यूबल एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के भी टाइप होते हैं। एम्पुला में होगा इम्प्लांटेशन, एम्पुलरी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। अगर इस्थमस में होगा तो इस्थमस एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होगा, या फिर इनफंडिबुलम में हो सकता है, इनफंडिबुलम में हो सकता है, या फिर इंटरस्टिशियल रीजन में हो सकता है, इंटरस्टिशियल रीजन में हो सकता है। तो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी आपको समझ में आ गया क्या होता है, कि कहां कहां पे साइट होते हैं वो मैंने बता दिया। और ट्यूबल एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का ये मोस्ट कॉमन साइट होता है, ये ट्यूबल एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन साइट होता है, ये एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन टाइप होता है। समझ में आ गया? एम्पुला में सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि फीटस का सर्वाइवल कहां पे सबसे ज्यादा होता है, तो फीटस का सर्वाइवल सबसे ज्यादा होता है इंटरस्टिशियल में।
सर्वाइवल की बात करें तो बच्चा जो ज्यादा टाइम तक सर्वाइव करता है वो इंटरस्टिशियल में करता है, क्योंकि इंटरस्टिशियल वाले पार्ट में उस बच्चे को जो है न्यूट्रिशन कहां से मिल रहा होता है, यूट्राइन कैविटी में, यूट्राइन वॉल मतलब वहां मायोमेट्रियम यूट्रस से उसको सपोर्ट मिल रहा होता है, जिसकी वजह से बच्चा वहां पे ज्यादा टाइम तक ग्रो कर जाता है। मोस्ट कॉमनली एवॉर्शन और रप्चर कहां पे होने का चांस होता है, तो एम्पुला की वजह से क्या होता है, एम्पुला रीजन में सबसे ज्यादा ट्यूबल एबॉर्शन का चांस होता है। इस्थमस की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रप्चर का चांस होता है। अगर इनफंडिबुलम की बात करें तो यहाँ पे भी एबॉर्शन होता है, और जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे बच्चा ज्यादा टाइम तक ग्रो करता है, ज्यादा टाइम तक सर्वाइव करता है, तो यहाँ पे भी रप्चर का चांस ज्यादा होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप से रिलेटेड यहीं पे मैंने डिस्कस कर दिया। आगे बढ़ते हैं, कॉजेस की बात करते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता क्यों है, कैसे है, जैसे कि आपने मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी पढ़ा था। तो यहाँ पे कारण होता है PID, जिसे हम बोलते हैं pelvic inflammatory disease। pelvic inflammatory disease is the most common type of ectopic pregnancy। अगर पूछा जाए तो उसमें भी कौन सा, सेल्फिंजाइटिस मोस्ट कॉमनली। तो अगर आपसे मोस्ट कॉमन वाला पूछा जाता है तो ये आपका क्या जाएगा, मोस्ट कॉमन जाएगा। और किस किस वजह से हो सकता है, फेलियर ऑफ इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जैसे किसी ने कॉपर टी लगाया है तो कॉपर टी अगर फेल हो जाएगा उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। प्रीवियस हिस्ट्री अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का है तो भी चांस होता है। ट्यूबल अगर कोई ट्रॉमा है, ट्यूबल एडहेशन है, या फिर आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से बेबी को किया है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। प्रीवियस कोई सर्जरी हुआ है ट्यूबल का तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाता है। आपको ध्यान से यही समझना है कि मान लो किसी ना किसी वजह से क्या हो गया, किसी ना किसी वजह से यहाँ पे ट्यूबल एडहेशन है, स्पर्म तो सबसे स्मॉलेस्ट है, स्पर्म तो यहाँ पे पहुंच गया, इसका फर्टिलाइजेशन हो गया, धीरे धीरे यहाँ पे प्रोडक्ट का साइज बढ़ रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट 16 सेल स्टेज पे आ रहा है, लेकिन आगे अब वो जा नहीं पा रहा है, समझ में आ रहा है, तो क्या होगा, वहां पे इंप्लांटेशन हो जाएगा, वहीं पे इंप्लांटेशन हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट आगे जा ही नहीं पा रहा है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगा। या फिर ट्यूबल एडहेशन है, ट्रॉमा है, सर्जरी हुआ है, या फिर ट्यूब में इन्फेक्शन है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर कॉपर टी लगाया था जिसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर और आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से बेबी को किया है तो उसमें भी हो सकता है, चांस होता है, समझ में आ रहा है, तो ये मोस्ट कॉमन होता है। या फिर डेसिडुअल रिएक्शन, यहाँ पे जो है जो सीलिया होते हैं, सीलिया है ही नहीं, सीलिया एब्सेंट है, समझ में आ रहा है, सीलियरी एक्शन बहुत पुअर है, सीलियरी एक्शन बहुत पुअर है, जिसकी वजह से भी प्रोडक्ट जब इम्प्लांट तो हो गया, वहां पे फर्टिलाइजेशन तो हो गया, लेकिन उसे प्रोपेल नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो भी इम्प्लांटेशन वहां पे हो जाएगा। तो ये जो मैंने कुछ लिखा है ये मोस्ट कॉमन कॉज मैंने लिखा है, अगर कभी कारण से वैसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है फिर भी आपके समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स। तो यहाँ पे ये DSSB में भी आया है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या क्वेश्चन पूछा गया, ट्राइड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, तो 1 2 3, यही जो 3 है इसे हम बोलते हैं ट्राइड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये ट्राइड क्लिनिकल फीचर्स है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। एब्डोमिनल पेन होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, फीमेल को एकदम कॉलिकी लाइक नाइफ लाइक पेन होता है फीमेल के एब्डोमेन में, और दूसरा एमेनोरिया रहता है, थर्ड वेजाइनल ब्लीडिंग। ये 3 को गांठ बांध के याद कर लेना, यही ट्राइड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी होते हैं। इसके अलावा अगर मान लो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एबॉर्शन हो गया या रप्चर हो गया तो और भी कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, जिसे हम बोलते हैं कुलन साइन या फिर साइन ऑफ शॉक। बहुत ज्यादा पेशेंट को ब्लीडिंग हो जाएगा, इंटरनली ट्यूब रप्चर कर जाएगा तो पेशेंट शॉक में भी जा सकती है, इसीलिए हमें बहुत अच्छे से मैनेज करना होता है। कुलन साइन का मतलब क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड द अम्बिलिकल रीजन, ठीक है, जिसे हम कुलन साइन बोलते हैं। ये भी ट्यूबल एबॉर्शन और ट्यूबल रप्चर की वजह से देखने को मिल सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं हम हाइड्रेटिफॉर्म मोल पे। इसका मैनेजमेंट क्या रहना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ डायग्नोसिस से इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। डायग्नोसिस से अगर मान लो आपसे पूछा भी जाएगा आप कैसे डायग्नोस करोगे, तो सबसे सेफेस्ट जो प्रेगनेंसी में होता है वो अल्ट्रासाउंड होता है। यहाँ पे लेप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं, SCG टेस्ट, हार्मोनल टेस्ट, ठीक है, ये सब यहाँ पे परफॉर्म किया जा सकता है डायग्नोसिस में। और अगर आपसे पूछा जाएगा आप मैनेजमेंट क्या करोगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट क्या रहेगा, तो इफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्सिस इज लेस देन 4 mm देन हम मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं।
मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट का साइज 4 mm से ज्यादा होता है तो हम सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या दिया जाता है, मीथोट्रेक्सेट। मीथोट्रेक्सेट एक तरह से एंटी कैंसर ड्रग होता है, ये फीटल टिश्यू का लॉस करता है। फीटल टिश्यू का क्या करेगा, लॉस करेगा। तो इस मीथोट्रेक्सेट ड्रग्स को हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट में। बट इफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शस इज मोर देन 4 mm, अगर 4 mm से ज्यादा साइज का होता है देन हमें क्या करना होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट। और सर्जिकल मैनेजमेंट में आप क्या याद रखोगे, सर्जिकल मैनेजमेंट में 2 टाइप से हम करेंगे। या तो हमें ट्यूब को बचाना है तो हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे। ये टर्म पूछा जाता है, याद रखना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। नॉन कंजर्वेटिव मतलब हमें ट्यूब को बचाना नहीं है। यहां हमें ट्यूब को बचाना है तो हम 2 टाइप से कर सकते हैं, सैल्पिंगोटमी, सैल्पिंगोटमी या सैल्पिंगोस्टमी कर सकते हैं, सैल्पिंगोस्टमी कर सकते हैं। यहां में बचाना नहीं है तो हम सीधा ट्यूब को रिमूव कर देंगे, सैल्पिंजेक्टमी कर देंगे। सैल्पिंजेक्टमी का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। हमें बचाने की जरूरत नहीं है, हमने बोला फैमिली, उस पेशेंट ने क्या बोला, फैमिली कंप्लीट है, साइन दे दिया, कंसेंट दे दिया, आप ट्यूब को रिमूव कर दो। बट अगर उसने बोला नहीं मुझे तो अभी बच्चे चाहिए, मेरा तो एक ही बच्चा है, अभी तक हुआ भी नहीं है, और फिर ये वो, तो आप क्या करोगे, सैल्पिंगोटमी या सैल्पिंगोस्टमी। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे देखो ट्रिक क्या है, एस है, ठीक है। तो यहाँ पे हीलिंग कैसे होता है, बाय सेकेंडरी इंटेंशन। यहाँ हीलिंग बाय द सेकेंडरी इंटेंशन से हीलिंग होता है, मतलब हम ट्यूब को जहां पे प्रोडक्ट होता है वहां पे कट लगाते हैं, उस प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन को वहां पे रिमूव करते हैं और वहां पे हम छोड़ देते हैं, क्या, इसको स्टिचिंग नहीं करते, हम वैसे ही छोड़ देते हैं, वैसे ही हीलिंग होगा, तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी इंटेंशन से हीलिंग हो रहा है। लेकिन सैल्पिंगोटमी में आपने क्या किया, आपने जहां पे प्रोडक्ट था वहां पे आपने क्या करा, वहां पे कट लगाया, उस प्रोडक्ट को वहां से रिमूव किया और फिर आप उसको स्टिच कर रहे हो, ठीक है। आपने क्या किया, पूरा स्टिच किया। तो हीलिंग बाय द प्राइमरी इंटेंशन, हीलिंग वैसे हुआ बाय द प्राइमरी इंटेंशन, जो कि ये मोस्ट कॉमनली प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा चांस क्या रहता है, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, ट्यूबल एडहेशन का चांस होता है, या फिर ट्यूबल एडहेशन होगा तो उससे फिर से एक्टोपिक प्रेगनेंसी नेक्स्ट केसेस में हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है बताओ खुद, इनफर्टिलिटी भी हो सकता है, इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें मोस्ट कॉमनली सैल्पिंगोस्टमी ही करना चाहिए। सैल्पिंगोटमी का मतलब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ओपन करना, और जो स्टिच लगाते हैं, ओपन किया, कट लगाया, प्रोडक्ट को रिमूव किया, स्टिच कर दिया, हीलिंग बाय द प्राइमरी इंटेंशन। बट कट लगाया, प्रोडक्ट को रिमूव किया, उसको वैसे ही छोड़ दिया, हीलिंग बाय द सेकेंडरी इंटेंशन। समझ में आ रहा है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये हमारे किसी ना किसी तरह से ट्यूब को बचाने के लिए कंजर्वेटिव मैनेजमेंट किया जाता है, और ये होता है नॉन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। तो ये हो गया सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर, और ये हो गया मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर। चलो नेक्स्ट है हाइड्रेटिफॉर्म मोल। अब हाइड्रेटिफॉर्म मोल में डेफिनेशन समझना है, क्या होता है हाइड्रेटिफॉर्म मोल। तो मैं यहाँ पे पूरा पैथोफिजियोलॉजी बहुत बढ़िया डायग्राम बनाती हूँ और आपको समझाती हूँ, जिससे आपको पूरी चीज एक ही बार में समझ में आ जाए, आगे कुछ और करने की जरूरत पड़े ही ना, और सारे क्वेश्चन का आंसर आप इससे ही कर सकते हो। क्या इंपॉर्टेंट साइन यहाँ पे समझना है, जो ब्लास्टोसिस्ट मैंने पढ़ाया था, तो वो ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है। इस तरह से ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर था, याद करो कुछ, जिसमें इनर सेल मास था। डायग्राम कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, आपको समझ में नहीं है, ये था ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। ये ब्लास्टोसिस्ट था, ये इनर सेल मास, अब याद आ गया। ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर था, चारों तरफ से जो है इसे ट्रोफोएक्टोडर्म बोलते हैं, और ये इनर सेल मास होता है। तो यहाँ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये हाइड्रेटिफॉर्म मोल के केस में क्या होता है, जब एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होने लग जाए, किसका, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ दिस ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट का एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव प्रोलिफरेशन, और ये पूरे यूट्राइन कैविटी को इस तरह से कवर कर ले, देन इट्स कॉल्ड एज हाइड्रेटिफॉर्म मोल, ठीक है। या फिर हम इस हाइड्रेटिफॉर्म मोल को क्या बोल सकते हैं, GTN, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लाज्म, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लाज्म, ठीक है। देखो आप एग्जाम है नियर बाय, और ओबीजी, ठीक है, आता है, इतना ज्यादा नहीं है कि आप 50% ओबीजी आता है, इसलिए ज्यादा जल्दी जल्दी मैं इन चीजों को बता रही हूँ, जिससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, फास्ट वीडियो को देखे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, और अपने
आपको अच्छी तरह से तैयार कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो यहां पे मैंने क्या बोला, डेफिनेशन के अंदर क्या मीनिंग है, एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव प्रोलिफरेशन किसका हो रहा है बताओ, एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव प्रोलिफरेशन ऑफ द ट्रोफोब्लास्टिक लेयर एंड इज कॉल्ड एज जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लाज्म। ठीक है, या फिर आप उसी को क्या बोलते हो, ऑल्सो कॉल्ड एज जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लाज्म, या फिर वेसिकुलर मोल, या फिर इसी को आपने क्या बोला, हाइड्रेटिफॉर्म मोल। ठीक है, दो टाइप से आप इसको भी पढ़ते हो, एक तो होता है पार्शियल मोल और कंप्लीट मोल। ठीक है, तो एक बिनाइन कंडीशन होता है, एक मैलिग्नेंट कंडीशन होता है। तो ये बिनाइन कंडीशन में हम पढ़ रहे हैं कि बिनाइन कंडीशन हो गया, और दूसरा क्या होता है, मैलिग्नेंट। अगर ये लेफ्ट अनट्रीटेड आप वैसे ही छोड़ दोगे, आपको पता है कि यहाँ बिनाइन कंडीशन है और अगर ट्रीट नहीं किया तो मैलिग्नेंट भी हो सकता है। मैलिग्नेंट कंडीशन में क्या होगा, अगर आप पार्शियल और कंप्लीट मोल को ट्रीट नहीं करोगे तो यही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बताओ, कॉरियन कार्सिनोमा, क्योंकि मेनली कॉरियन से रिलेटेड ही प्रॉब्लम यहाँ पे होता है, प्लेसेंटा के कॉरियन में ही प्रॉब्लम होता है। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन किससे होता है, फिर से आपको वही रिवाइज करना होगा कि ट्रोफोब्लास्ट से क्या क्या बनता है, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था। तो यहाँ पे कॉरियन कार्सिनोमा का चांस होता है। ठीक है, मैलिग्नेंट कंडीशन में क्या होगा, कॉरियन कार्सिनोमा हो सकता है। बिनाइन की कंडीशन में मैंने क्या बोला, पार्शियल मोल और कंप्लीट मोल होगा। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे सम पार्ट ऑफ फीटस प्रेजेंट, और यहां पे नो पार्ट ऑफ फीटस। यही डायग्राम में समझना, अगर ये ट्रोफोब्लास्टिक लेयर ने पूरे यूट्राइन कैविटी को कवर कर लिया, इवन ब्लास्टोसील यहां पे भी भर दिया, यहां पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है इनर सेल मास को ग्रो करने के लिए, तो ये कंप्लीट मोल होगा। बट यहां पे ब्लास्टोसील में थोड़ा सा स्पेस है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इनर सेल मास से एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो मतलब इसको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, तो ये क्या करता है, फीटस के कुछ पार्ट्स को बना देता है। कुछ पार्ट्स को अगर बना देगा तो ये होगा पार्शियल मोल। तो यही डिफरेंस होता है, अगर बच्चे का कुछ पार्ट बन जाता है यूट्राइन कैविटी में थोड़ा सा भी स्पेस होने की वजह से, तो वो क्या होता है, पार्शियल मोल। अगर वहां पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, एक्सेसिव एंड एबनॉर्मल, पूरा प्रोलिफरेशन इतना ज्यादा है कि बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, देन इट्स कॉल्ड एज कंप्लीट मोल। ठीक है, जिसमें वही जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स होते हैं अंगूर के गुच्छे की तरह पूरे यूट्राइन कैविटी को भर देते हैं। वेसिकुलर मोल भी हम यही बोलते हैं कि पानी से भरा हुआ एक तरह से पूरा सेल, इस तरह के वेसिकुलर मोल लाइक स्ट्रक्चर पूरे यूट्राइन कैविटी को भर देता है, उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रेटिफॉर्म मोल। तो मुझे लगता है हाइड्रेटिफॉर्म मोल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहां से नॉर्सेट में या 10 इयर्स पेपर्स को पूरा देखते हुए एक तो ये चीज समझना जरूरी है, यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अगर हम इसको ट्रीट ना करें तो कौन सी कंडीशन हो सकता है, कॉरियन कार्सिनोमा हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरा पूछा जाता है, अगर अल्ट्रासाउंड यहां पे हम करें, डायग्नोसिस में अल्ट्रासाउंड अगर हम करें तो हमें यहां पे कौन सा क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेगा, क्या साइन देखने को मिलेगा, तो स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस सीन अंडर द अल्ट्रासाउंड। यहां पे पूरा स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस दिखेगा, क्योंकि पूरा वेसिकुलर मोल जो है पूरा अंगूर की गुच्छे की तरह पूरा यूट्राइन कैविटी भरा हुआ है। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड का एक इंपॉर्टेंट फीचर पूछा जाता है। तो साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या साइन एंड सिम्टम्स है, तो सबसे पहले मैंने बोला कि अल्ट्रासाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अल्ट्रासाउंड में क्या देखने को मिलेगा डियर, बताओ, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलेगा, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस अंडर द अल्ट्रासाउंड देखने को मिलेगा। दूसरा अगर मैं यहां पे बात करूं तो वेजाइनल ब्लीडिंग, फीमेल को क्या होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग। ठीक है, और ग्रेप लाइक क्लस्टर अपीयर फ्रॉम द वेजाइना, इसके साथ साथ क्या होता है, ग्रेप्स लाइक क्लस्टर अपीयर फ्रॉम द वेजाइना, appear from the grape like cluster appear from the vagina, या फिर vaginal grape like cluster along with vaginal bleeding के साथ साथ वो grape like cluster भी बाहर निकलता है। तो यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, grape like cluster। ठीक है,
ये अगर निकलता है वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ तो ये किसको इंडिकेट करता है? हाइडेटिफॉर्म मोल को। अगर फंडल हाइट से पूछा जाए तो यस, यहाँ पे फीटल हार्ट साउंड तो एब्सेंट होगा क्योंकि बच्चे का कोई पार्ट ही नहीं है, बच्चा बना ही नहीं है। लेकिन अगर फंडल हाइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखना, फंडल हाइट इंक्रीजेस मोर देन द जेस्टेशनल एज, मोर देन जेस्टेशनल एज। फंडल हाइट क्या होगा? मोर देन द जेस्टेशनल एज होगा। फीटल हार्ट साउंड एब्सेंट होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग होता है, ग्रैप लाइक क्लस्टर अपीयर फ्रॉम द वेजाइना, ठीक है, क्लस्टर जैसा पूरा वेजाइना से अपीयर होगा। मेन इंपॉर्टेंट होता है अल्ट्रासाउंड का, याद रखना आप यहाँ पे, ठीक है। मैनेजमेंट अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ मैनेजमेंट क्या करेंगे, व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ हाइडेटिफॉर्म मोल, तो कुछ करना नहीं है, जैसे ही जितनी जल्दी पता चलता है ना, एज सून एज पॉसिबल, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एक ही मैनेजमेंट ऑफ चॉइस होता है, मैनेजमेंट ऑफ चॉइस होता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या करेंगे? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देंगे और एससीजी को मॉनिटर करते रहेंगे, एससीजी को मॉनिटर करते रहेंगे क्योंकि एससीजी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर क्लिनिकल फीचर्स में पूछा जाए ना तो एक याद रखना, एससीजी क्रॉनिकली इंक्रीजेस, और ये आपको पता भी होना चाहिए कि एससीजी क्रॉनिकली बढ़ क्यों जाता है, क्योंकि मैंने अभी बताया था ये ट्रोफोब्लास्टिक लेयर, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट इज कॉल्ड एज द, ये ट्रोफोब्लास्टिक के जो लेयर्स होते हैं इज कॉल्ड एज द हार्मोनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा। और खुद सोचो जब इसका एबनॉर्मल और एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होगा, जब ये ट्रोफोब्लास्टिक लेयर का एबनॉर्मल और एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होगा, इतना ज्यादा बनेगा, तो वो लेयर अगर इतना ज्यादा बन रहा है तो वो कितना ज्यादा एचसीजी का सिक्रीशन करेगा, क्योंकि इन्हीं लेयर का काम क्या होता है? एचसीजी के सिक्रीशन का। तो जब ये खुद एबनॉर्मल एक्सेसिव प्रोलिफरेट होते हैं तो ये इतना ज्यादा एचसीजी का भी सिक्रीशन करते हैं, इसीलिए एचसीजी हाइडेटिफॉर्म मोल में एक्सेसिवली बढ़ जाता है। समझ में आया? तो एचसीजी क्रॉनिकली इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, तो ऐड कर लेना यहाँ पे। तो एससीजी इंक्रीज होता है इसलिए हम एससीजी को मॉनिटर करते हैं, एससीजी मॉनिटर करते हैं वीकली अप टू 6 वीक, अप टू 6 वीक। उसके बाद हम कैसे मॉनिटर करते हैं? मंथली एससीजी मॉनिटर करेंगे अप टू 6 मंथ। या फिर ये नहीं दिया है ऑप्शन में तो जब तक 3 वैल्यू नॉर्मल ना आ जाए, जब तक 3 वैल्यू नॉर्मल ना आ जाए तब तक हम एससीजी को मॉनिटर करते रहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। और ड्रग्स में पूछा जाए हम क्या देंगे, तो हम यहाँ पे मीथोट्रेक्सेट देते हैं, ठीक है, मीथोट्रेक्सेट ही देते हैं, मीथोट्रेक्सेट यहाँ पे हम ड्रग्स में देते हैं। और फीमेल को एडवाइस क्या करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, एडवाइज द फीमेल to avoid pregnancy, advise the female to avoid pregnancy for 1 year। 1 साल तक के लिए उसे क्या करना है? प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है, कंसीव नहीं करना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकते हैं फिर से, ठीक है। तो ये सारा रहता है मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम आते हैं एबॉर्शन पे। एबॉर्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और एबॉर्शन के बारे में मैंने कहीं ना कहीं जीटीपीएल के अंदर आपको बताया हुआ है। एबॉर्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिसकैरेज। हम क्या बोलते हैं इसको? मिसकैरेज भी बोलते हैं। और एबॉर्शन जो है, इफ द product of conceptions expel out before 22 weeks of gestation, if the product of conceptions expel out before 22 week of gestation, या फिर WHO का कहना क्या है, if the product of conceptions weight is less than 500 ग्राम, ठीक है। क्या कहता है? अबॉर्शन कब होगा? when the product of conceptions expel out, if the weight of the product of conceptions is less than 500 gram and it aborted, then it's called as abortion। WHO ये नहीं करता कि 20 वीक है या 22 वीक है। WHO का कहना क्या है? WHO का कहना है वेट इज लेस देन 500 ग्राम, और जो 500 ग्राम से कम वाला प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शंस एक्सपेल आउट होता है,
एक्सपेल आउट होता है, हम उसी को एबॉर्शन बोलेंगे। और हम ये अंदाजा लगाते हैं, हमें ये पता है कि 22 वीक पे बच्चे का जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शंस का वेट होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 500 ग्राम। तो हम इसीलिए बोलते हैं बिफोर 22 वीक ऑफ जेस्टेशन। यहाँ पे बिफोर 500 ग्राम मतलब 500 ग्राम से पहले, 500 ग्राम से कम होने पे, और हमने इसीलिए ये बोला कि 22 वीक पे तो 500 ग्राम का होता है, तो 22 वीक से पहले, 22 को नहीं 22 से पहले अगर कोई भी बच्चा डेड होता है तो उसे एबॉर्शन में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये एबॉर्शन का डेफिनेशन है। एबॉर्शन यहां से नॉर्सेट के क्वेश्चंस को मैं बता देती हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे आप पढ़ना, प्रैक्टिस करना। एबॉर्शन में आपसे कॉजेस पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीएचयू के एग्जाम में भी क्वेश्चन यहां से पूछा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो कॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने कॉजेस ऑफ एबॉर्शन को यहां पे मेंशन कर दिया है। एक एग्जाम में बीएचयू में पूछा था, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एबॉर्शन क्या होता है? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी 50% तक कॉज होता है एबॉर्शन का। इसके अलावा अगर कोई एंडोक्राइनल प्रॉब्लम है, लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है मदर को, तो इसमें भी एबॉर्शन हो सकता है, मॉनिटर करते रहना है। एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी ऑफ द यूट्रस है, लाइक बाइकॉर्नुएट यूट्रस है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस है, ट्राइकॉर्नुएट यूट्रस है, सेप्टेट यूट्रस है, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है? सेप्टेट यूट्रस है, इसकी वजह से भी एबॉर्शन हो सकता है। एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी ऑफ द यूट्रस या यूट्राइन सिनेचिया है, एडहेशन ऑफ द यूट्राइन वॉल है, कंप्लीट एडहेशन ऑफ द यूट्राइन वॉल है, जिसे हम एसरमैन सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्लीट एडहेशन ऑफ द यूट्राइन वॉल, जिसे हम क्या बोलते हैं? एसरमैन सिंड्रोम। तो ये सब भी अगर आपके ऑप्शन में होता है तो ये सब एबॉर्शन का कॉज होता है। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिकरेंट एबॉर्शन। अगर किसी को बार बार एबॉर्शन हो रहा है तो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी एक मोस्ट कॉमन कॉज होता है रिकरेंट एबॉर्शन या फिर हैबिचुअल एबॉर्शन का। इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल कॉज की वजह से भी हो सकता है। टाइप्स ऑफ एबॉर्शन की बात करें तो डिवाइड किया हुआ है, दो टाइप का होता है एबॉर्शन में हम पढ़ते हैं। एक तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन पढ़ते हैं जो अपने आप होता है, या फिर एक इंड्यूस एबॉर्शन पढ़ते हैं। और इंड्यूस एबॉर्शन अगर लीगल है तो कौन सा होगा? एमटीपी। या फिर जो अपने आप करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इलीगल एबॉर्शन है। या फिर उसकी वजह से क्या हो सकता है? सेप्टिक एबॉर्शन भी हो सकता है। ठीक है, लीगल क्या है? एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर हम स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या आता है? इनविटेबल एबॉर्शन, या फिर आप पढ़ते हो थ्रेटेंड एबॉर्शन। कौन सा? थ्रेटेंड एबॉर्शन। या फिर क्या होता है? मिस्ड एबॉर्शन। कौन सा डियर? मिस्ड एबॉर्शन, कंप्लीट एबॉर्शन, इनकम्प्लीट एबॉर्शन, कंप्लीट एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन, रिकरेंट एबॉर्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं? हैबिचुअल एबॉर्शन। और सेवेंथ लास्ट वन हमारा क्या होता है? यहाँ पे भी सेप्टिक होता है, अपने आप भी सेप्टिक हो सकता है, सेप्टिक एबॉर्शन। ठीक है, तो ये है एबॉर्शन के टाइप। और हम नेक्स्ट देखते हैं, एमटीपी के बारे में करने से पहले थोड़ा सा आप स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, इसके टाइप्स के बारे में देख लेना कि ये जो इनविटेबल एबॉर्शन, थ्रेटेंड एबॉर्शन, शायद यहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे डेफिनेशन को लिखूं, बट यस मैं आपको समझा देती हूँ इन सारे टाइप के एबॉर्शन को। ठीक है, इन सारे टाइप के एबॉर्शन को मैं समझा देती हूँ। जो थ्रेटेंड एबॉर्शन होता है, याद रखना, थ्रेटेंड एबॉर्शन का डेफिनेशन मैं बोल रही हूं, आप लिख लेना प्लीज कि थ्रेटेंड एबॉर्शन क्या होता है? सिर्फ डराता है ना। द प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन अकर but not reached up to the level where the continuation of pregnancy is not possible. It's a definition of threatened abortion. But in inevitable abortion क्या होता है? The process of abortion started but reached up to the level where the continuation of pregnancy is not possible. इसका पूरा मीनिंग निकलता है pregnancy is not possible, जिसे हम inevitable abortion बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं डियर? inevitable abortion बोलते हैं। और inevitable abortion possible नहीं है कि ये कंटिन्यू हो जाए। और मिस्ड का मतलब होता है फीमेल इज अनअवेयर अबाउट दिस टाइप ऑफ एबॉर्शन, ये डेफिनेशन है, लिख लेना, जिसे हम मिस्ड एबॉर्शन बोलते हैं। और एक आता है इनकम्प्लीट एबॉर्शन। इनकम्प्लीट एबॉर्शन के अंदर क्या होता है? इनकम्प्लीट एबॉर्शन के अंदर सम पार्ट्स ऑफ फीटस आउटसाइड द वेजाइना, मींस सम पार्ट्स ऑफ फीटस एक्सपेल आउट और सम रिमेन्स इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, इज कॉल्ड एज
इनकम्प्लीट एबॉर्शन और एक होता है कंप्लीट एबॉर्शन। कंप्लीट एबॉर्शन के अंदर क्या होगा, कंप्लीट एबॉर्शन का मतलब होता है होल प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन एक्सपेल आउट थ्रू द वेजाइना, कुछ भी यूट्राइन कैविटी बिल्कुल एम्प्टी है, कोई भी पार्ट इनसाइड नहीं है, देन इट्स कॉल्ड एज कंप्लीट एबॉर्शन। तो सारे टाइप के डेफिनेशन को मैंने बोला है, आपका काम था इसको लिखना, कुछ तो आप भी करोगे ना, तो आप इसके डेफिनेशन को लिख लेना। डेफिनेशन मैंने पांचों का बोल दिया है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है डेफिनेशन, डेफिनेशन कंप्लीटेड, इसका मतलब यहाँ पे लाइफ फीटस है, यहाँ पे सब में डेड है। एक ही टाइप का एबॉर्शन ऐसा होता है जिसे कंटिन्यू किया जा सकता है, वो होता है थ्रेटेंड एबॉर्शन, सिर्फ डराता है, एबॉर्शन होता नहीं है। ठीक है, दूसरा पूछा जाता है कि सर्वाइकल ओस से रिलेटेड बताओ, कहां पे ओपन होगा, कहां पे क्लोज होगा। तो याद रखना यहाँ पे क्या होता है, क्लोज होता है, इनविटेबल में ओपन होता है, मिस्ड एबॉर्शन में क्लोज होता है सर्वाइकल ओस। अगर इनकम्प्लीट में पूछा जाए तो ओपन होता है, और यहाँ पे पूरा प्रोडक्ट निकल गया है इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये सर्वाइकल ओस के बारे में था। अगर फंडल हाइट के बारे में पूछा जाता है कि फंडल हाइट बताओ, तो स्टार्टिंग के दो में फंडल हाइट इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, यहां पे क्या होगा, इक्वल टू द पीरियड ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, यहां दो में, इन दो में फंडल हाइट इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ जेस्टेशन। बट यहां पे अगर हम फंडल हाइट की बात करें तो फंडल हाइट इज लेस देन द पीरियड ऑफ जेस्टेशन इनमें। ठीक है, तो ये सबका एक साथ मैंने लिख दिया फंडल हाइट, क्योंकि ये क्या किया गया, पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया गया, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करके सर्वाइकल ओस को देखा, पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करके क्या देखा गया, फंडल हाइट को देखा गया। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे अगर अल्ट्रासाउंड करें तो यहां पे होगा लाइव फीटस, यहां पे हमारा होगा डेड फीटस, यहां पे कब से मरा हुआ है, मदर इज अनअवेयर, दैट्स व्हाई यहां पे क्या होता है, लैसरेटेड फीटस और स्वेल्ड एकदम हो जाता है, लैसरेटेड हो जाता है मर के उसके अंदर। इनकम्प्लीट के अंदर इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ द फीटस, इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ फीटस इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, और यहां पे एम्प्टी यूट्राइन कैविटी। यहां पे नो नीड ऑफ मैनेजमेंट, अगर आपसे मैनेजमेंट पूछा जाता है, नो नीड ऑफ एनी मैनेजमेंट, बट रीएश्योरेंस गिवन टू द मदर को क्या करना है, रीएश्योर करना है कि यूट्राइन कैविटी खाली है, आगे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, ओनली रीएश्योरेंस गिवन टू द मदर। यहाँ पे लाइव फिटस है, इसलिए मैनेजमेंट में फीमेल को क्या एडवाइस किया जाता है, एडवाइस रेस्ट टू द फीमेल बिकॉज कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज पॉसिबल। कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, यहाँ पे पॉसिबल है, समझ में आया, कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी पॉसिबल। ये डेड फीटस है इसलिए कंटिन्यूएशन पॉसिबल नहीं है। इन सब का मैनेजमेंट एक साथ में एमटीपी के अंदर बता दूंगी। तो ये था डिफरेंट टाइप ऑफ एबॉर्शन, जिसमें मैंने इनविटेबल एबॉर्शन, थ्रेटेंड एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन, कंप्लीट एबॉर्शन, इनकम्प्लीट एबॉर्शन के बारे में बता दिया। सेप्टिक एबॉर्शन के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, यहीं पे बता देती हूँ, इन्फेक्शन हो जाता है, फीमेल का टेम्परेचर आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा। ठीक है, अगर लिखा हुआ आता है तो आप इससे इसको आइडेंटिफाई कर लेते हो, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा, टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि किसी का ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज है, तो याद रखना मिस्ड एबॉर्शन में कैसा डिस्चार्ज होता है, ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज, ये इसको इंडिकेट करता है। अगर ये क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट हिट करने के लिए आप इस पॉइंट को याद कर सकते हो। और अगर रिकरेंट एबॉर्शन या हैबिचुअल एबॉर्शन पूछा जाता है तो दो से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा, मतलब दो से ज्यादा तो तीन ही लिखेंगे, थ्री एबॉर्शन कंटिन्यूअसली किसी को हुआ है, थ्री और मोर, तीन हुआ है, चार हुआ, कंटिन्यूअस में तीन एबॉर्शन हुआ है, दो से ज्यादा, मोर देन टू तो तीन ही होता है, तो इसलिए मोर देन टू भी ऑप्शन में आए तो भी आप ठीक कर सकते हो। तो मोर देन टू एबॉर्शन हो या थ्री एबॉर्शन कंटिन्यूअसली अकर, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हैबिचुअल एबॉर्शन और रिकरेंट एबॉर्शन। इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, अभी बताया था, मोस्ट कॉमन कॉज मैं पहले ही बता चुकी हूं, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हैबिचुअल एबॉर्शन। ठीक है,
नेक्स्ट हम चलते हैं एमटीपी पे चलते हैं। एमटीपी का डेफिनेशन देखो क्या है। एमटीपी इज द सेफ हाइजीनिक लीगल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय अ क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर एट अ रिकॉग्नाइज्ड प्लेस। और इसको सीएचएन में भी कवर किया गया है, इसलिए मैं इसको ज्यादा टाइम नहीं दे रही हूं। आप बोलोगे मैम एकदम ऐसे करा रहे हो, तो मैंने सारी चीजें आपको बताई है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अबॉर्शन एमटीपी का टॉपिक आप जाके देखो, आपको सीएचएन में भी मिल जाएगा। ठीक है, जो चीज वहां नहीं बताया गया था वो सब मैंने आपको बता दिया है। एमटीपी के अंदर एमटीपी एक्ट ये सब आपको बहुत अच्छे से बताया गया है। 1971 में आया और केम इन फोर्स, और जब इसको लागू किया गया वो 1972 से किया गया। जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ, फर्स्ट अमेंडमेंट वो हुआ है 1975 में। और रीसेंट अमेंडमेंट की बात करें, रीसेंट अमेंडमेंट हुआ है 2021 में, जो राज्यसभा उसमें बिल पास किया गया था उसको अप्रूव कर दिया गया 2021 में। तो इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। हमने बोला मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज द सेफ है, हाइजीनिक है, लीगल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है बाय अ क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर एट अ रिकॉग्नाइज्ड प्लेस। कब तक हम एमटीपी को कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द न्यू गाइडलाइंस अप टू 24 वीक्स तक। अप टू 24 वीक्स तक क्या कर सकते हैं? एमटीपी को परफॉर्म कर सकते हैं। पहले कितने तक कर सकते थे? पहले हम फर्स्ट अमेंडमेंट जब 1975 में हुआ था तब हम 20 वीक्स तक कर सकते थे, बट अकॉर्डिंग टू द रीसेंट गाइडलाइंस हम 24 वीक्स तक कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है अप टू 24 वीक्स तक किया जाएगा। और पहले 12 वीक तक एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत होती थी और 12 से वीक में 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की, बट अब क्या होता है अप टू 20 वीक्स तक एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत होती है। और एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो क्वालिफाइड होना चाहिए, कम से कम 20 एमटीपी केसेस को उसने डील किया हुआ होना चाहिए। और 20 वीक्स के बाद 20 से लेकर 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन तक जो एमटीपी होना चाहिए वो कम से कम 2 क्वालिफाइड डॉक्टर होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर, विद द हेल्प ऑफ 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर एमटीपी को परफॉर्म किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये है अबाउट द एमटीपी। एमटीपी में इंडिकेशन से क्वेश्चन आता है, इसलिए ये मैं एक बता देती हूँ। कार्डियक डिजीजेस, कार्डियक डिजीज ग्रेड 3 और 4 जो उसके मदर के हेल्थ के लिए रिस्क होगा। ठीक है, साइकेट्रिक इलनेस जिसमें डॉक्टर से बोला है, जो साइकेट्रिक जो डॉक्टर्स हैं, साइकेट्रिस्ट है, उन्होंने बोला कि नहीं इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते, उनसे रिव्यू लेना होता है, उन्होंने बोल दिया तो उस प्रेगनेंसी को नहीं रखना है, टर्मिनेट करना है। सर्वाइकल और ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी के कंडीशन है, रेप केसेस है माइनर केसेस में। ठीक है, जो रेप केसेस होते हैं, माइनर केसेस होते हैं, उन सब में इंडिकेशन होता है एमटीपी का, फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर। ठीक है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी अगर बच्चे में है, पता है कि बच्चा जब आएगा इस दुनिया में तो सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटी ऑफ द फीटस है, बच्चे में कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटी है, रूबेला वायरल इंफेक्शन है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो आपको पता है वहां पे भी एमटीपी के लिए इंडिकेशन होता है। फीटस में कोई डिफॉर्मिटी है ड्यू टू द टेरेटोजेनिक ड्रग, क्योंकि आपको पता है टेरेटोजेनिक ड्रग अगर कोई मदर लेती है तो उसके बच्चे में क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी, कंजेनाइटल एनोमलीज होने का सबसे ज्यादा चांस होता है, और रेडिएशन एक्सपोजर है तो उससे भी ज्यादा चांस होता है। तो ये सारे क्या होते हैं? इंडिकेशन ऑफ एमटीपी, वेरी इंपॉर्टेंट। और मेथड ऑफ एमटीपी या एबॉर्शन को कैसे किया जाता है, किस मेथड से किया जाता है? मेडिकल में मीफेप्रिस्टोन 200 से 600 mg टैबलेट फर्स्ट डे पे दिया है, उसके 3 दिन, तीसरे दिन बुलाते हैं और फिर क्या देते हैं? मीजोप्रोस्टॉल देते हैं। कितना डोज होता है? 200 टू 600 माइक्रोग्राम। याद रखना ये एमजी नहीं है, ये माइक्रोग्राम है। 200 माइक्रोग्राम का एक टैबलेट होता है, तो 3 या 4 टैबलेट जो है वो फीमेल को देते हैं। एवरी 3 आवर्स फॉर 3 डोजेस हम देते हैं। और मीथोट्रेक्सेट प्लस मीजोप्रोस्टॉल कॉम्बिनेशन में भी दिया जा सकता है, लेट्रोसोल मीजोप्रोस्टॉल भी कॉम्बिनेशन में दिया जा सकता है, डाइनोप्रोस्टॉल 20 mg पर वेजाइनल दे सकते हैं, एवरी 4 आवर्स को भी रिपीट करना है। और ऑक्सीटोसिन का ड्रिप चला के भी, अगर मान लो एडवांस प्रेगनेंसी है, ज्यादा टाइम की है, तो ऑक्सीटोसिन ड्रिप से भी क्या करते हैं? इसको अबॉर्ट करते हैं। ये सब मेडिकल मेथड होता है। मेडिकल मेथड में सिर्फ आपको ड्रग्स याद रखना है, तो कौन कौन से ड्रग्स हैं जिससे कि अबॉर्शन किया जा सकता है। मोस्ट कॉमन याद रखना मीफेप्रिस्टोन और मीजोप्रोस्टॉल, और इसके डोज को भी आप याद रखना, पूछा जाता है। मीजोप्रोस्टॉल को सबलिंगुअल भी दे सकते हैं, बक्कल कैविटी में रखने के लिए भी बोलते हैं, वेजाइना के अंदर भी रखते हैं, ओरल भी दे सकते हैं। ये सारे रूट होते हैं जिससे हम मीजोप्रोस्टॉल को दे सकते हैं, डिपेंड ऑन कि डॉक्टर क्या एडवाइस कर रहा है। और सर्जिकल मेथड में कौन सा आता है? ये सब अबॉर्शन का मैनेजमेंट हो गया। आप बोलोगे ना अबॉर्शन कैसे करते हैं, जैसे किसी का हो गया तो
यही एबॉर्शन का मैनेजमेंट है जो मैंने एमटीपी में बताया है। या फिर बाहर में डीजीएचएस के अकॉर्डिंग एमटीपी किट भी अवेलेबल होता है जिसके अंदर 1+4 टैबलेट मीफेप्रिस्टोन और मीजोप्रोस्टोल का वहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसमें एक मीफेप्रिस्टोन होगा और 4 मीजोप्रोस्टोल होगा, 200-200 माइक्रोग्राम के टैबलेट्स होंगे, ठीक है। और सर्जिकल मेथड में क्या करते हैं, वैक्यूम एस्पिरेशन करते हैं, सक्शन इवैक्यूएशन, सक्शन इवैक्यूएशन के साथ साथ क्यूरेट भी करते हैं, नहीं तो कोई पार्ट्स अगर रह गया तो बाद में वो फीमेल को ब्लीडिंग होता रहेगा। या डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन कर सकते हैं। ये होता है सर्जिकल मेथड ऑफ द एमटीपी मैनेज करने का। तो मुझे लगता है जो आज की क्लास में हमने टारगेट लिया था वो सारी चीजें मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।